लगभग 65-70 लाख के आसपास नाम कटेंगे और ये वो नाम है जिनका कटना ज़रूरी था। विपक्ष के साथियों ने बार बार हर चुनाव के बाद, भले वो लोकसभा के चुनाव हो या अलग अलग राज्यों में हो रहे विधानसभा के चुनाव हो, विपक्ष के साथी जिसमें कांग्रेस खास तौर पे बार बार चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाती थी, ये कहते हुए कि डुप्लीकेसी ऑफ वोटर चल रहा है, अनियंत्रितता बढ़ती जा रही है, वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, उनके नाम काट दिए जाएं और जो नए युवा हैं जो संभवतः फर्स्ट टाइम वोटर हैं या जिनका नाम किसी कारणवश अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया है, उसको जोड़ा जाए। चुनाव आयोग ने एक बहुत ही गहन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से अब रिवाइज करके एक फ्रेश वोटर लिस्ट तैयार की है, जिसमें संभवतः अब कोई और धांधली के आरोप नहीं लगाए जा सकेंगे। विपक्ष शांत मुझे लगता नहीं कि रहेगा। विपक्ष राजनीति करने का कोई मुद्दा छोड़ता नहीं है। अब जब एसआईआर के ऊपर ये राजनीति कर सकते हैं जिसमें हमारी केंद्र की सरकार ना 3 में ना 13 में, और इसको लेकर एक लंबे समय से महीनों से चुनाव आयोग को घेरने की बजाय केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। दरअसल एसआईआर की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और 12 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। इसको लेकर तो विपक्ष पर वो हमलावर नजर आई ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर प्रशांत किशोर की भी बात कर ली जाए, पिछले दिन उनको नसीहत देते नजर आए थे कि एनडीए में उनको नहीं रहना चाहिए। इस पर भी बहुत कुछ कहा है चिराग पासवान ने। इसके साथ साथ पवन सिंह की मुलाकात जो हुई है उपेंद्र कुशवाहा से, उस पर भी चिराग पासवान कह रहे हैं और अपने मंत्रालय के बारे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सीबीसी सेंटर का उद्घाटन हुआ है सर, बिहार को कितना फायदा इससे होगा? देखिए, सीबीसी की सोच, कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर की सोच बिहार में उस व्यवस्था निर्माण को लेकर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे उद्यमी, हमारे किसान भाई, जो संभवतः जानकारी के अभाव में, और वो जानकारी अलग अलग योजनाओं की हो, वो जानकारी अलग अलग तकनीक की हो, वो जानकारी अलग अलग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से कैसे जुड़ सकें, उस जानकारी के अभाव की हो, ये तमाम व्यवस्था का निर्माण करके देने की सोच के साथ सीबीसी का उद्घाटन बिहार में आज किया गया है। पटना के बिस्कोमान में हम लोगों ने इस सेंटर को खोलने का हम लोगों ने कार्य किया है। मैं ये मानता हूँ कि बिहार और बिहारियों में अनंत संभावनाएं हैं प्रसंस्करण के क्षेत्र को मजबूती देने को लेकर। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि जैसे आज की तारीख में भारतीय खाद्य पदार्थों की, जिसमें बिहार के कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, मैं खुद हाजीपुर से आता हूँ, वहाँ का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, मखाना, अब तो उसको लेकर मखाना बोर्ड का भी गठन इसीलिए किया गया है क्योंकि लगभग 85% से ज़्यादा मखाना जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जाता है वो बिहार से जाता है, 85% से ज़्यादा। तो ऐसे में कई बार जानकारी के अभाव में कि क्या ऐसी नई तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक फ्रेश रख सकें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्या नई स्कीम्स योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ हम लोग कैसे ले सकें, बेहतर पैकेजिंग कैसे कर सकें, इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकें, अपनी ब्रांडिंग हम कैसे कर सकें। कई बार इस जानकारी के अभाव में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किसान, हमारे यंग उद्यमी, उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता जिसके लिए वो काबिल हैं। ऐसे में सीबीसी के माध्यम से मैं मानता हूँ कि इन तमाम तरीके की जानकारी का आदान प्रदान किया जाएगा, ट्रेनिंग की जाएगी। पीएमएफएमई जो हमारी स्कीम है उसके अंतर्गत हम लोगों ने इस सेंटर को खोलने का हम लोगों ने काम किया है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इसकी व्यवस्था निर्माण की जिम्मेदारी निफ्टेम के पास है। क्या है निफ्टेम? एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए हर यंगस्टर्स को वो ट्रेनिंग देता है, उनको वो प्रोफेशनल गाइडेंस देता है ताकि एक व्यवस्थित तरीके से वो आने वाले दिनों में प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। निफ्टेम के पास वो अनुभव है जिस अनुभव की ज़रूरत इस सीबीसी को थी। देश भर में निफ्टेम की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी थी, मेरे मंत्रालय की भी मांग थी
कि एक और निफ्टम हमारे देश को मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के समक्ष जब इस प्रस्ताव को पिछले वर्ष मैंने रखा तो इस बार के बजट में एक और निफ्टम की घोषणा की गई और अगला निफ्टम हमारे बिहार को ही मिलने जा रहा है। बिहार में ही अगला निफ्टम खुलेगा, जो बिहार के ही नहीं देश भर के ऐसे युवा युवती जो प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं वो निफ्टम के माध्यम से अपने आप को और एक फॉर्मलाइज व्यवस्था का वो हिस्सा बना सकते हैं। मैंने अलग अलग प्रयास किए हैं कि कैसे मैं बिहार और बिहार के उद्यमियों को, यहाँ के किसानों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ सकूं। कुछ समय पूर्व हम लोगों ने रिवर्स बायस सेलर मीट हम लोगों ने किया था, जिसमें लगभग 70 देशों से ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ आए थे और बिहार के उद्यमियों को, किसानों को, FPOs को, SSGs को उनके साथ हम लोगों ने कनेक्ट करवाया था। हम लोगों ने बिहार कनेक्ट के माध्यम से भी बिहार में लगभग 2100 करोड़ का हम लोग निवेश हम लोग लेकर आए। हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया में भी बिहार के अलग अलग ब्रांड्स को, यहाँ के हमारी योजनाओं के लाभार्थियों को मंच दिया वैश्विक राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ जुड़ने का। आज जब मैं गर्व से कहता हूँ कि वर्ल्ड फूड इंडिया, जिसका उद्घाटन मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, उनके मार्गदर्शन में इस बार वर्ल्ड फूड इंडिया ने लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU साइन किए, जो लगभग 9 लाख नए रोज़गार के अवसर आने वाले दिनों में पैदा करेगा और जिसका एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा लाभ बिहार और बिहारियों को भी मिलेगा। इसकी विस्तृत जानकारी आने वाले दिनों में मैं आपको दूंगा कि 1 लाख करोड़ में से कितने हज़ार हम लोग के बिहार में, कितने हज़ार करोड़ हम लोग के बिहार में आए और कितने रोज़गार के अवसर हम लोग उसके माध्यम से उत्पन्न कर पा रहे हैं। बट ये विश्वास आने वाले दिनों में, क्योंकि अब बिहार में एक डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जहां मेरे प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व कर रहे हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और डबल इंजन की सरकार होने से केंद्र और राज्य सरकार जिस तालमेल के साथ कार्य करती है, आज अगर बिहार नंबर 1 पर है मेरी PMFME की स्कीम, जो कि माइक्रो एंटरप्राइजेस को उद्यमी बनाने की सोच के साथ इस स्कीम को हम लोग लेकर आए हैं, आज अगर नंबर 1 पे है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार का तालमेल इतना खूबसूरत है। निरंतरता में राज्य सरकार से हर वो सहयोग, समर्थन हम लोग को मिलता है, जिसके लिए मैं यहाँ के हमारे बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा जी का भी धन्यवाद करूँगा। उनके विभाग सचिव महोदय यहाँ पे मौजूद हैं, कार्तिकेय जी, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। हम लोग इस सोच को हम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी मेरा बिहार फर्स्ट पे होगा और बिहारी फर्स्ट पे होगा। रिपोर्ट सामने आई, कोई इंटरेस्ट नहीं था ना मेरे विभाग की जानकारी में। हाँ, सीधा पॉलिटिकल सवाल। देखिए, कहीं ना कहीं इसी तरीके की जानकारी की चर्चा, अनुमान हम लोग ऐसा ही लगा रहे थे कि लगभग 65-70 लाख के आसपास नाम कटेंगे, और ये वो नाम है जिनका कटना ज़रूरी था, क्योंकि डुप्लीकेसी ऑफ वोट का मामला हो या डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर का मामला हो, या फिर ऐसे लोग जिनका दुखद निधन हो गया है पर अभी भी उनका नाम मतदाता सूची में है। और ये चिंता जितनी हम लोगों की थी, उससे कहीं ज़्यादा ये चिंता हमारे विपक्ष के साथियों की थी। विपक्ष के साथियों ने बार बार हर चुनाव के बाद, भले वो लोकसभा के चुनाव हो या अलग अलग राज्यों में हो रहे विधानसभा के चुनाव हो, विपक्ष के साथी जिसमें कांग्रेस खास तौर पे बार बार चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाती थी, ये कहते हुए कि डुप्लीकेसी ऑफ वोटर चल रहा है, अनियंत्रितता बढ़ती जा रही है, वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। उनकी बात को मानते हुए चुनाव आयोग ने पुनः एक ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जो देश में इससे पहले भी 4 बार लागू की जा चुकी है, SIR इंटेंसिव रिवीजन, जिसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया है कि कोई डुप्लीकेसी नहीं हो। जिनका निधन हो गया उनके नाम काट दिए जाएं, और जो नए युवा हैं, जो संभवतः फर्स्ट टाइम वोटर हैं या जिनका नाम किसी कारणवश अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया है, उसको जोड़ा जाए। मुझे लगता है जो आंकड़े सामने आए हैं, इसी का अनुमान हम लोग लगा रहे थे। 65 लाख के करीब इसमें से नामों को काटा गया और लगभग 12-1 लाख के करीब इसमें नामों को जोड़ा गया है। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव आयोग ने एक बहुत ही गहन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से अब रिवाइज़ करके
एक फ्रेश वोटर लिस्ट तैयार की है जिसमें संभवतः अब कोई और धांधली के आरोप नहीं लगाए जा सकेंगे। विपक्ष का हो हल्ला पिछले दिन खूब चला, बिहार में यात्रा भी चली, अब लगता है कि विपक्ष शांत रहेगा? विपक्ष शांत मुझे लगता नहीं कि रहेगा। विपक्ष राजनीति करने का कोई मुद्दा छोड़ता नहीं है। अब जब एसआर के ऊपर ये राजनीति कर सकते हैं जिसमें हमारी केंद्र की सरकार ना 3 में ना 13 में, क्या लेना देना है केंद्र सरकार का? ये पूर्णतः चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ ये विषय है और इसको लेकर एक लंबे समय से महीनों से चुनाव आयोग को घेरने की बजाय केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा मॉनसून सत्र पार्लियामेंट का इन्होंने वॉश आउट कर दिया इसके ऊपर बहस को लेकर। आप बताइए कैसे भारत की संसद में एसआर को लेकर बहस हो सकती है? अगर हो भी जाती, कौन सा मंत्री इसका जवाब देता? किस मंत्रालय के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है? बताएं मेरे विपक्ष के साथी। तो हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर देना, इसमें केंद्र सरकार की जब कोई भागीदारी ही नहीं है, चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी है। आपकी शिकायत भी उनसे होनी चाहिए, आपका समाधान भी उन्हीं से ही आपको मिलेगा। बट इसका राजनीतिकीकरण करना मैं समझता हूं, क्योंकि अब विपक्ष के पास मुद्दे कम रह गए हैं। बिहार में एक के बाद एक मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जन कल्याण की योजनाओं को अनाउंस करने का काम किया, जिसमें महिला सम्मान की जो योजना है, जिसमें महिलाओं को किसी योजना पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की ये योजना है। 10-10 हज़ार रुपये लेके वो अपने ऐसे व्यवसाय का प्रोजेक्ट तैयार कर सकती हैं जिसके पारित होने पर उनको 2 लाख का सहयोग और मिलेगा और वो अपने पाँव पे खड़ी होकर आत्मनिर्भर बन पाएंगी। बिजली में यूनिट्स को फ्री करने की बात हो, पेंशन्स को बढ़ाने की बात हो, तो विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। और कितनी बार ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाए, अब तो ईवीएम भी ये लोग बोलना भूल गए। अब विपक्ष को ईवीएम ठीक लगता है तो अब एक नया मुद्दा चाहिए कुछ आने वाले दशकों तक, तो वो अब एसआर का मुद्दा विपक्ष ने ढूंढ लिया है। पवन सिंह जी की मुलाकात अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हुई है। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, प्रशांत जी पहले भी हमारे गठबंधन का हिस्सा, पवन सिंह जी पहले भी हमारे गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। पहले भी पवन जी हमारे गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और उस वक्त भी चुनाव के वक्त, लोकसभा के वक्त ज़रूर कुछ डिफरेंसेस आए थे जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कार्य किया था। पर मैं मानता हूं कि उनके गठबंधन में रहने से हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। और जिस तरीके से उपेंद्र जी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई है, तो मैं मानता हूं कि अगर थोड़े बहुत कुछ मन मुटाव रह गए होंगे वो भी अब दूर हो गए होंगे। सांसदों ने कहा कि चिराग पासवान बहुत अच्छे नेता हैं, विकास करेंगे, लेकिन एनडीए में रहना उनकी गलती है। मुझे कहाँ रहना है नहीं रहना है, मुझे लगता है ये फैसला, ये अधिकार मेरे और मेरे नेता, मेरे दल के पास है। और आज की तारीख में जिस विकास की सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आज की तारीख में आगे बढ़ रहा है। आप बताइए, क्या ये मामूली बात है कि जब से तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है 11 बार मेरे प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं 1 साल के भीतर। इससे पहले देश के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बिहार को अपनी प्राथमिकता बनाया था? एक समय था जब देश में मात्र 2 एम्स होते थे, अब मेरे बिहार में 2 एम्स हैं। पटना में है तो दरभंगा में भी अब आने वाला है एम्स। जितनी बार आते हैं हज़ारों करोड़ की योजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करके जाते हैं। सिर्फ उसका शिलान्यास ही नहीं करते, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन योजनाओं का किया जाता है। जात पात धर्म मज़हब की सोच से ऊपर उठकर मैं कैसे किसी और गठबंधन के बारे में सोच सकता हूं जो जातीयता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हो। एमवाई समीकरण जिस तरीके से राजद सीने पर तमगे की तरह लेकर चलती है, क्या है वो? जातीयता और सांप्रदायिकता ही है ना। मेरी एमवाई की सोच अलग है, मेरे एम में महिला हैं तो वाई में युवा हैं। ऐसे में इस सोच को बल देने का काम एनडीए गठबंधन करता है। इसीलिए मैं इस गठबंधन में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और ये विनिंग कॉम्बिनेशन है। ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। थैंक यू। तो सुना अपनी किस तरीके से विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, और साथ साथ तमाम विषयों पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।